नमस्कार। मैं सुनील कुमार। मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स और मैंने बात की थी पिछले वीडियो में ड्राफ्ट ट्यूब। जब मैंने ड्राफ्ट ट्यूब बताया था फिर इसका डिग्री ऑफ फ्रिक्शन बताया था और अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोपेलर और कपलान टरबाइन। चलिए प्रोपेलर और कपलान टरबाइन के बारे में बात शुरू करते हैं अपनी। देखो प्रोपेलर टरबाइन, पहले हम प्रोपेलर टरबाइन बात कर रहे हैं। जब भी मैं प्रोपेलर टरबाइन लिखूँ तो आपने तो जब जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आपने देखा था प्रोपेलर टरबाइन का मतलब था कि कपलान टरबाइन भी थी, प्रोपेलर टरबाइन भी थी, बल्ब टरबाइन भी थी, ट्यूबलर भी थी। लेकिन जब भी मैं प्रोपेलर बोलूं और कुछ ना बोलूं, हमेशा प्रोपेलर टरबाइन का मतलब होगा प्रोपेलर टरबाइन ऑफ फिक्स। ऐसी प्रोपेलर टरबाइन जिसकी ब्लेड्स कैसी हैं, फिक्स ब्लेड, फिक्स ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। कोई एग्जामिनर कभी भी केवल प्रोपेलर टरबाइन लिख के छोड़ देता है, इसका मतलब होता है फिक्स ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। और अगर कपलान लिखता है तो उसका मतलब है एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। टरबाइन जो ये तुम्हारी है, ये फिक्स ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन और कपलान टरबाइन, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, कपलान टरबाइन की ब्लेड्स एडजस्टेबल होती हैं और प्रोपेलर टरबाइन की ब्लेड्स एडजस्टेबल नहीं होती। कौन सी ब्लेड? गाइड वेन वाली नहीं, विकेट गेट वाली नहीं, रनर की ब्लेड। रनर पे जो ब्लेड है वो एडजस्टेबल, ठीक है। कौन सी? किसमें? कपलान में। और प्रोपेलर में रनर की ब्लेड एडजस्टेबल नहीं, फिक्स्ड होंगी। फिक्स्ड का मतलब एडजस्टेबल नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि रोटेट ही नहीं करेंगे, रनर का पार्ट है तो रोटेट जरूर करेंगे, पर रोटेशन के दौरान वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्रोपेलर टरबाइन इज एन एक्सियल फ्लो। आप जानते हो प्रोपेलर टरबाइन फ्लो कैसा होता है? एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। कपलान और प्रोपेलर दोनों में एक्सियल फ्लो होता है और कपलान और प्रोपेलर दोनों कैसी टरबाइन है? रिएक्शन टरबाइन है, इसमें दो राय है नहीं, आप जानते ही हो। और कपलान और प्रोपेलर टरबाइन दोनों किस रेंज में होती हैं? लो हेड, लिखा है पर हेड बिटवीन 4 मीटर टू 80 मीटर। अब आप कहोगे सर आपने बता रखा है जो हेड के बारे में कि हेड कितना होता है? 10 मीटर से लेकर 60 मीटर के बीच में। हमने कहा बिल्कुल, लो हेड का मतलब ही होता है। लेकिन सर आपने यहाँ लिख रखा है 4 मीटर से 80 मीटर। मैंने इसको जानबूझ के लिखा, ये दिखाने के लिए कि मैं भले आपको 10 से 60 पढ़ा रहा हूँ पर किताबों में 10 से 60 के ऊपर नीचे भी जा सकता है। जैसे यहाँ देखो 10 से नीचे गया 4 मीटर तक और 60 से ऊपर गया 80 मीटर तक। तो आप क्या करोगे? हर किताब में थोड़ा थोड़ा अलग लिखा है, किसी में 10 से 60 लिखा है, किसी में 4 से 80 लिखा है, किसी में कुछ और लिखा होगा। तो आप क्या कौन सी वैल्यू याद करोगे? कोई वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी ना। तो आप एग्जाम में हमेशा याद रखना 10 से 60, ये वैल्यू हमेशा मानी जाती है, हर जगह मानी जाती है। मैक्सिमम किताबों में यही वैल्यू लिखी है, यूपीएससी भी यही मानता है, एसएससी भी यही मानता है। ये बेहतर होगा आप इसे याद रखिए। लेकिन किताब में 10 से 60 के अलावा कुछ और लिखा मिल जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी जो टरबाइन से प्रोपेलर टरबाइन है 10 मीटर से नीचे ले जाओगे, 10 से नीचे ले जाओगे मतलब 4 पे लेगा तो काम करना बंद कर देगी। काम करेगी पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा। अब आगे देखो, प्रोपेलर टरबाइन की जो ब्लेड्स होती, जो रनर होता है, प्रोपेलर टरबाइन का ब्लेड कैसा, रनर कैसा होता है? देखो प्रोपेलर टरबाइन का जो रनर होता है वो कैसा होता है, मैं यहाँ रनर बनाता हूँ। देखो प्रोपेलर टरबाइन का जो रनर, ये शाफ्ट का निचला हिस्सा है, यह है प्रोपेलर टरबाइन का रनर का शाफ्ट, यही रोटेट करेगा। और इसके रोटेट करने से क्या मिलेगी? यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। क्या मिलेगी? मैकेनिकल। लेकिन इस पर लगे होते हैं ब्लेड। क्या लगे होते हैं? ब्लेड। और इसकी बनावट, ये रनर है, यही रोटेट करेगा। ये रनर है, ये रोटेट करेगा। इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल एक शिप माने पानी वाला जहाज, शिप है, उसके प्रोपेलर की तरह होता है। ये शिप का जो प्रोपेलर ऐसा ही दिखता है। इसीलिए इस टरबाइन को, इसका रनर इस प्रकार का है, इस प्रकार का मतलब शिप के प्रोपेलर की तरह है, टरबाइन को हम बोल देते हैं प्रोपेलर टरबाइन। और अगर ब्लेड यहाँ पे एडजस्टेबल हो, ब्लेड एडजस्टेबल भी हो जाए तो इसी को बोलते हैं एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन। और उसको बनाया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था विक्टर कपलान, तो उसके नाम पर पड़ जाएगा कपलान टरबाइन। तो ब्लेड एडजस्टेबल है तो उसको बोलेंगे एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन या कपलान टरबाइन, ठीक है। इसमें जो ब्लेड्स हैं जरा देखिए, ब्लेड की संख्या ज़्यादा है कम है? कम है, 1 2 3। तो वो 2 तो नहीं होगी, 2 से ज़्यादा ही होगी, मतलब मिनिमम 3 होगी और ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 6 या 8। तो देखिए यहाँ लिखा है 4 to 6। नंबर ऑफ ब्लेड कितना होता है? 4 to 6। सर 4 to 6 लिखा है, किसी किताब में 3 to 6 लिखा है, किसी किताब में 3 to 8 लिखा है, कुछ भी याद कर लीजिए। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा
इसमें 3 से 8, 4 से 8, 3 से 6, 4 से 6 ऐसा लिखा होगा। बाकी सारे ऑप्शन बहुत बेतुके होंगे, किसी में लिखा होगा 2 से 8। अगर 2 से 8 लिखा तो नहीं हो सकता, तो आप काट दोगे। तो आप याद रखें नंबर ऑफ ब्लेड ज़्यादा होते हैं कम होते हैं? कम होते हैं। 4 से 6 लिख दो, 4 से 6 सॉरी 4 से 6 लिख दो, 3 से 6 लिख दो, 4 से 8 लिख दो, 3 से 8 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इतना हो सकता है। और ये जो ब्लेड होते हैं ये इनका शेप कैसा होता है? एरोफॉइल शेप। एरोफॉइल शेप, ये एरोफॉइल शेप क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो परेशान मत हो। रनर इज जनरली केप्ट हॉरिजॉन्टल, दैट इज द शाफ्ट इज वर्टिकल। जनरली आपको मैंने बताया था पेल्टन टरबाइन का जो रनर था, रनर मतलब रोटरी पार्ट, अगर रनर हॉरिजॉन्टल होगा तो शाफ्ट क्या होगा? शाफ्ट क्या होगा? वर्टिकल। रनर हॉरिजॉन्टल, शाफ्ट वर्टिकल। और अगर रनर सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, अगर रनर वर्टिकल है तो सॉरी सही बोल रहा था, रनर हॉरिजॉन्टल तो शाफ्ट वर्टिकल, और अगर शाफ्ट हॉरिजॉन्टल तो रनर वर्टिकल। तो पेल्टन टरबाइन में रनर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, या शाफ्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। उसी प्रकार फ्रांसिस टरबाइन में भी रनर या शाफ्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोपेलर टरबाइंस के जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट जनरली, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, मैंने जनरली लिखा है, जनरली वर्टिकल होता है। जनरली क्या होता है? वर्टिकल। अगर शाफ्ट वर्टिकल है तो रनर किस प्लेन में रोटेट करेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो रनर जिस प्लेन में रोटेट करता है शाफ्ट हमेशा उसका वर्टिकल होता है, ठीक है। तो शाफ्ट उसके परपेंडिकुलर होता है, शाफ्ट वर्टिकल तो रनर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओके, ये हो गई। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपको याद रखनी है। क्यों? आप जानते ही हो प्रोपेलर टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है, प्रोपेलर टरबाइन में फ्लो एक्सियल होता है, प्रोपेलर टरबाइन 10 मीटर 60 मीटर रेंज में काम करेगा, नंबर ऑफ ब्लेड्स कम होते हैं। हाँ, ये बात याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ ब्लेड 3 से 8 के बीच, 4 से 6 की, ये वैल्यू या ये वैल्यू कोई भी याद रखो। और रनर क्या होता है? जनरली वर्टिकल होता है, ये बात पूछी नहीं जाती। तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई बात नहीं है महत्वपूर्ण जो आपको याद रखनी है। हाँ, ये याद रख सकते हो कि प्रोपेलर टरबाइन का मतलब फिक्स ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन होता है। अब बात करते हैं आगे। देखो, मैंने बताया था कि ये टरबाइन का नाम प्रोपेलर टरबाइन क्यों है, ये देखिए लिखा हुआ है, द ब्लेड रिसेंबल्स। रिसेंबल का मतलब होता है किसी और की तरह दिखना, किसी और की तरह। जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति की तरह दिखता हूं तो आप कहोगे कि आप उसकी तरह रिसेंबल होते हैं, मतलब उसकी तरह दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ब्लेड रिसेंबल्स द प्रोपेलर ऑफ अ शिप। ब्लेड्स जो हैं वो शिप के प्रोपेलर की तरह दिखते हैं, इसलिए इनका नाम है क्या? प्रोपेलर टरबाइन। और ब्लेड्स क्या हैं? फिक्स्ड एंड नॉन एडजस्टेबल। ब्लेड्स यहाँ पे साफ साफ बताया कि नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल बोल दे या फिक्स बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। और इसका मतलब है कि ब्लेड नॉन एडजस्टेबल। ऐसा नॉन एडजस्टेबल वर्ड बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ये दिखाने के लिए कि कप्लान टरबाइन से अलग है। कप्लान टरबाइन में यही चीज़ क्या होगी? एडजस्टेबल। कप्लान में ही एडजस्टेबल होगा, जबकि प्रोपेलर मतलब फिक्स ब्लेड प्रोपेलर में ये क्या होगा? नॉन एडजस्टेबल। अब देखो, और मैंने बताया था जब फ्रांसिस टरबाइन में पढ़ाई थी तो मैंने बताया था केवल रनर बदलेगा। फ्रांसिस का रनर अलग होगा, कप्लान का रनर अलग होगा, लेकिन केसिंग, गाइड वेन, स्टे वेन, ड्राफ्ट ट्यूब जो फ्रांसिस में पढ़ाया सेम चीज़ यहाँ लागू होगी, सेम चीज़ वही जहाँ लिखा है। क्या लिखा है? द स्पायरल केसिंग गाइड ब्लेड्स आर सिमिलर टू दोज इन फ्रांसिस टरबाइन। तो जो फ्रांसिस टरबाइन में आपने पढ़ रखा है स्पायरल केसिंग के बारे में, गाइड ब्लेड के बारे में, वो चीज़ यहाँ बिल्कुल एज इट इज़ लागू हो जाए। इवन ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में भी वो लागू होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका मतलब अभी आपको आगे समझ में आ जाए। ये महत्वपूर्ण बात मैं भी समझाऊंगा नहीं, आगे समझाऊंगा। फुल लोड इफिशिएंसी इज वेरी गुड। प्रोपेलर टरबाइन की फुल लोड इफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, पर इसकी पार्ट लोड इफिशिएंसी पुअर होती है। पार्ट लोड इफिशिएंसी क्या होती है? पुअर होती है। तो फुल लोड इफिशिएंसी ज़्यादा होती, अच्छी होती है, और पार्ट लोड इफिशिएंसी खराब होती है। इसकी प्रोपेलर की। सर ये मतलब क्या है फुल लोड इफिशिएंसी पार्ट लोड इफिशिएंसी का? मैं बताऊंगा भैया। यही कप्लान होता तो हम वहां पे कहते हैं फुल लोड इफिशिएंसी और पार्ट लोड इफिशिएंसी दोनों अच्छी है। तो कप्लान की फुल लोड इफिशिएंसी और पार्ट लोड इफिशिएंसी दोनों अच्छी होती है, जबकि प्रोपेलर की फुल लोड इफिशिएंसी अच्छी होती है पर पार्ट लोड इफिशिएंसी खराब होती है, अच्छी नहीं होती, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन में ब्लेड जो होते हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते हैं। कप्लान में ब्लेड के एडजस्टेबल होने के कारण ही फुल लोड के साथ साथ पार्ट लोड इफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। अभी हम फुल लोड पार्ट लोड की बात अच्छे से करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। ये वर्ड मैंने बस हाईलाइट किया है, ये लाइन हाईलाइट कर रखी है ताकि आप जाने कि ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
कपलान टरबाइन। कपलान टरबाइन के बारे में बताओ, कपलान टरबाइन के बारे में बताओ। कपलान टरबाइन, कपलान टरबाइन को वेरिएबल पिच प्रोपेलर टरबाइन ही बोलते हैं, बस याद रखिएगा। अभी एग्जाम में पूछ सकता है एक लाइन का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल पिच प्रोपेलर टरबाइन, तो आप कहोगे कपलान टरबाइन। बस ये क्यों ऐसा नाम आया ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, बस याद रखो कि वेरिएबल पिच प्रोपेलर टरबाइन अगर बोला जाए तो उसका मतलब कपलान से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कपलान बताओ। कपलान टरबाइन इज यूज्ड फॉर स्मॉलर हेड, सही गलत? बिल्कुल सही बात है, कपलान टरबाइन स्मॉल हेड के लिए होता है, 10 से 60 मीटर के लिए होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? बिल्कुल जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रिएक्शन फ्रांसिस टरबाइन में क्या था, पानी हेड रेस से चलेगा, पेनस्टॉक में आएगा, पेनस्टॉक के बाद सर्ज टैंक से होते हुए केसिंग में, टरबाइन में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करेगा? केसिंग में। और केसिंग कौन सी होगी? स्क्रॉल केसिंग। उसी का और दो नाम है, वॉल्यूट केसिंग, स्पाइरल केसिंग। स्क्रॉल केसिंग, वॉल्यूट केसिंग, स्पाइरल केसिंग, एक ही मतलब है। और केसिंग का डिजाइन किस प्रकार से होता है कि एरिया इस प्रकार से घटे ताकि वेलोसिटी क्या बनी रहे? कांस्टेंट। बिल्कुल जो केसिंग वहां थी वो भी यही है, बिल्कुल वैसे ही। द वाटर फ्रॉम द स्क्रॉल केसिंग फ्लोज ओवर द गाइड वेन। पहले पेनस्टॉक से कहाँ जाएगा? स्क्रॉल केसिंग में, और स्क्रॉल केसिंग के बाद कहाँ जाएगा? गाइड वेन, गाइड वेन्स में जाएगा, और उसके बाद इट इज देन डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री एंड इंटर द एडजस्टेबल रनर। क्या मतलब सर? फिगर देखते हैं, फिगर देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए, इसका टॉप व्यू ये है, और क्या कह सकते हैं इसका सेक्शनल व्यू ये है। अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो यहाँ से काट के बनाऊँ फिगर को, यही फिगर बनेगा, ठीक है। ये अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे केसिंग आपको दिख ही रही है। देखो केसिंग का एरिया, देखो केसिंग का एरिया यहाँ ज़्यादा है, केसिंग का एरिया आगे जाके क्या होता जा रहा है? आगे जाकर देखो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बिल्कुल, क्यों ऐसा बनाया गया है एरिया कम होते हुए? ताकि आगे बढ़ने पर जैसे जैसे डिस्चार्ज घटे, डिस्चार्ज क्यों घटेगा? अरे कुछ पानी ऐसे कट लेगा अंदर की तरफ, कट लेगा अंदर की ओर, पानी आगे भी बढ़ रहा होगा और बीच बीच से पानी कट के अंदर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज जब घटे, जब डिस्चार्ज घटे तो डिस्चार्ज घटते समय एरिया भी उसी रेशियो में घटे ताकि वेलोसिटी क्या बनी रहे? कांस्टेंट। ये बात मैंने बताई थी आपको, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे लागू होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रनर है आपको दिख रहा है, यस देखो ये है रनर, ये है रनर। रनर में ब्लेड 1, एक ब्लेड 1, एक ब्लेड 2, एक ब्लेड 3 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ 3 दिख रहा है, बेसिकली एक और होगा 4, और वो चारों ब्लेड यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ये देखो ये है। एक ब्लेड को रंग रहा हूँ ताकि वो आपको दिखे। ये एक ब्लेड है, इसी तरह एक ब्लेड ये है, इसी तरह एक ब्लेड ये है, एक ब्लेड, ठीक है। 4 ब्लेड है, 4 ब्लेड दिखाया मैंने, ओके। अब जरा देखो, फिर इसको देखो, रनर वेन, वेन मतलब ब्लेड, रनर के ब्लेड, नंबर ऑफ ब्लेड ज़्यादा है कम? कम है, 4 ब्लेड, 3 ब्लेड, 5 ब्लेड, 6 ब्लेड ऐसे रहेगा, नंबर ऑफ ब्लेड कम होगा। पेल्टन टरबाइन में 15 से ज़्यादा था, फ्रांसिस में 25 से 29 होगा। तो इस प्रकार पेल्टन और फ्रांसिस में जो नंबर ऑफ ब्लेड उसकी तुलना में यहाँ नंबर ऑफ ब्लेड बहुत कम है। नंबर ऑफ ब्लेड कम होने से फायदा है कि नुकसान है? कुछ फायदे भी होते, कुछ नुकसान भी होते। एक फायदा क्या है? एक फायदा यह है कि नंबर ऑफ ब्लेड अगर कम है तो जो पानी जाएगा नंबर ऑफ ब्लेड्स के बीच से, ब्लेड के बीच से गुजरना है पानी को, तो पानी को कम सरफेस टच करना होगा, कम सरफेस टच करना होगा तो फ्रिक्शन घट जाएगा, है तो एक फ्रिक्शन घट जाता है इसमें, ओके। अब बात होती है सर ठीक है सर, यहाँ पे देखिए आपने केसिंग बनाया, केसिंग के तुरंत बाद ये गाइड वेन बना रखा आपने, गाइड वेन, ये गाइड वेन, ये देखो ये गाइड वेन, आप एक गाइड वेन नहीं है, और भी एक के अलावा दे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और भी है सर। यहाँ स्टे वेन नहीं है, जरूरत नहीं, मैंने पहले बताया कि बिगर यूनिट्स में होती, बिगर यूनिट्स में। अब ये क्या है? हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। हाई स्पीड टरबाइन क्या होती है? छोटी साइज में, कॉम्पैक्ट। यहाँ पर आपको स्टे वेन की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट केसिंग के बाद क्या आ गया? गाइड वेन।
क्या यहाँ स्टेवन हो सकता है? रखना चाहो तो रख सकते हो, जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो केसिंग के बाद गाइड वेन या गाइड व्हील, गाइड वेन या गाइड व्हील, अगर एक की बात करो तो गाइड वेन है, और ढेर पूरा मिला के बोलो तो गाइड व्हील या गाइड रिंग है। और इसका पर्पस क्या होता है? गवर्निंग। गाइड वेन का पर्पस क्या होता है? गवर्निंग। गाइड वेन का और क्या नाम है? विकेट गेट। गाइड वेन का और क्या नाम है? विकेट गेट। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ओके, तो ये पानी जो होगा केसिंग से प्रवेश करेगा, केसिंग से प्रवेश करेगा गाइड वेन में, गाइड वेन के बाद रनर में। ओके, अब जरा इसी पानी को जो यहाँ से प्रवेश करेगा उसको यहाँ प्रवेश करता हुआ दिखाते हैं। ये केसिंग है, और देखो यहाँ पे भी ये डायमीटर बड़ा है, ये डायमीटर क्या है? छोटा, क्योंकि ये केसिंग कौन सी केसिंग? स्पाइरल केसिंग। यहाँ एरिया ज्यादा होगा, यहाँ एरिया कम होगा। तो देखो पानी पहले यहाँ पर है केसिंग में, मतलब केसिंग प्रवेश कर गया, केसिंग से अंदर जाएगा, अंदर गया। अब ये है, देखो ये जो है ये है गाइड वेन, यहाँ स्टे वेन नहीं दिखाया गया, हाँ गाइड वेन। देखो ये गाइड वेन है। पानी जो होगा केसिंग से जाएगा गाइड वेन पे, और गाइड वेन के बीच जो रास्ता है, गाइड वेन के बीच जो रास्ता है उस रास्ते से ऐसे आएगा, और फिर ऐसे आके 90 डिग्री पर मुड़ेगा। इसी बात को बोल रहा है, केसिंग से गाइड वेन पे जाएगा और गाइड वेन से जाने के बाद 90 डिग्री पर मुड़ेगा, और फिर रनर की ब्लेड से एक्सियली आएगा। आपने मालूम ना ये फ्लो कैसा होगा? यहाँ पे एक्सियल। एक्सियल कब होगा? जब ये 90 डिग्री मुड़ के और एक्सियली आएगा। आते समय भी रनर पे आते समय भी एक्सेल और जाते समय भी एक्सेल, और उसके बाद ये ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर। यही बात यहाँ बोली गई, जरा पढ़िए क्या बोला गया है। वाटर फ्रॉम द स्क्रॉल केसिंग फ्लोज फॉर द गाइड वेन। केसिंग से कहाँ जाएगा? गाइड वेन में, और फिर ये डिफ्लेक्ट होगा, मतलब मुड़ेगा कितने एंगल पे? 90 डिग्री पर, और फिर प्रवेश कर जाएगा एडजस्टेबल रनर पे। एडजस्टेबल रनर क्योंकि इसके ब्लेड्स एडजस्टेबल हैं, क्योंकि किस टरबाइन को हम पढ़ रहे हैं? कपलान टरबाइन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा सब कुछ, रनर वगैरह दिख ही रहा है आपको, ये फिगर वगैरह मिल जाएंगे, आपको भेज दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। अब देखो इतनी बात हम लोगों ने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। इट फ्लोज थ्रू द, पानी की बात हो रही है, इट का मतलब पानी। इट फ्लोज थ्रू द ब्लेड्स इन द एक्सियल डायरेक्शन। पानी ब्लेड्स पर किस तरह से फ्लो करेगा? एक्सियल, क्योंकि टरबाइन एक्सियल है तो एक्सियल ही होगा। इन दिस टरबाइन ओनली 3 to 6 ब्लेड, वही मैंने बताया, तो उसमें क्या था? 4 से 8 था। कोई जरूरी नहीं 4 से 8, 3 से 6 हो या 4 से 8 हो, वैल्यू इसी तरह की रहेगी। 3 से 6, 4 से 8, दो नहीं, दो ब्लेड होगा तो अनबैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 3 से ज्यादा, मतलब 3 या 3 ज्यादा और 8 या 8 से कम, तो इसी के बीच होगा। एक वैल्यू ऐसी लिखी होगी जो आप टिक कर लोगे। इन दिस टर्बाइन ओनली 3 to 6 ब्लेड्स आर यूज्ड एंड दे आर फिक्स्ड एट इक्वी डिस्टेंस। यहाँ फिक्स का मतलब नॉन एडजस्टेबल से नहीं है, ब्लेड्स यहाँ जुड़े हैं, बंधे हुए हैं इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब बराबर एंगल पे। 4 ब्लेड हैं तो 90-90 डिग्री पर, 3 ब्लेड हैं तो 120-120 डिग्री पर जुड़े होंगे। जैसे आप एक घर का जो पंखा होता है, सीलिंग फैन, उसमें 3 पर होते हैं, किसी किसी में 4 भी होते हैं, 3 पर हैं। तीनों पर क्या ऐसा होता है कि एक पर ऐसे, दूसरा पर ऐसे, तीसरा पर ऐसे? नहीं, एक ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। तीनों कितने एंगल पे होते हैं? 120 डिग्री पर, 120, 120, 120। वही मैं बात कह रहा है कि जो ब्लेड्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, बराबर दूरी पे होंगे। यहाँ दूरी का मतलब एंगुलर दूरी से है, कोणीय दूरी से है, मतलब 120, 120, 120 डिग्री पे होंगे। अगर 3 ब्लेड हैं तो 4 होंगे तो 90, 90, 90 होंगे। तो इस प्रकार से इक्वी डिस्टेंस होंगे। और किस पे जुड़े होंगे? बॉस या हब पे। मैंने बता रखा है आपको कि ये जो शाफ्ट है, इसका निचला सिरा बड़ा होता है, इसका निचला सिरा बड़ा होता है, ऐसे होता है, और इसी को हम बोलते हैं हब या बॉस। इसी को हम बोलते हैं हब या बॉस। शाफ्ट का ही जो लोअर पोर्शन है ये थोड़ा सा इनलार्ज होता है और इसे बोलते हैं हब या बॉस, और इसी पे लगी होती हैं आपकी ब्लेड्स। ठीक है, और जब ब्लेड्स लग जाती हैं तो इस हब या बॉस और ब्लेड को हब या बॉस है, और उस पर लगे जो ब्लेड है पूरा मिला के क्या बोलते हैं? रनर, क्योंकि यही पार्ट रोटेट करेगा। रनर क्या होता है? टरबाइन का रोटरी पार्ट। समझ में आई बात आपको? अब आगे बढ़, थोड़ा सा और देखते हैं क्या लिखा है। ओके, देखो, द रनर ब्लेड्स आर सो अरेंज दैट देयर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैन बी एडजस्टेड। और नंबर ऑफ ब्लेड्स यहाँ पर इस प्रकार लगाई जाती हैं कि जो पानी आकर टकराएगा वो एक ऑप्टिमम एंगल पर टकराए, ताकि
एनर्जी का कोई भी हिस्सा बर्बाद ना जाए, सारा क्या हो, वर्क में कन्वर्ट हो। यही बात यहाँ लिखी गई और कुछ नहीं, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है सर, इसमें पूछा क्या जाएगा, नंबर ऑफ ब्लेड पूछ लेगा, बहुत पूछेगा तो वो बातें पूछेगा कि कप्लान टरबाइन कौन सी टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है, फ्लो कैसा होता है, एक्सियल। वही बातें जो हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी वही बात यहाँ पूछेगा बार बार। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह वैसा ही रहेगा। सर यहाँ ड्राफ्ट तो सिंपल कोनिकल नहीं है, यहाँ तो क्या है, एल्बो टाइप का है, वो भी क्या है, सर्कुलर एट इनलेट, रेक्टेंगुलर एट आउटलेट। अरे 4 प्रकार के ड्राफ्ट ट्यूब मैंने बताया आपको, चारों में कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें फिगर में आपका एल्बो टाइप का इस्तेमाल किया, वो भी कौन सा, एल्बो कौन सा, सर्कुलर एट इनलेट, रेक्टेंगुलर एट आउटलेट, कोई भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जहाँ से मैंने कॉपी किया इस क्वेश्चन फिगर को वहाँ ऐसा था। कोई घबराने वाली बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब बात करते हैं इम्पल्स इफिशिएंसी की, इफिशिएंसी की बात करते हैं। देखो इफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। हम जब इफिशिएंसी की बात करेंगे तो डिप्लोमा में या जेईई एग्जाम में इफिशिएंसी को लेकर बहुत सवाल नहीं आए हैं, मतलब एक को सवाल नहीं आया है, एक भी सवाल नहीं आया है। असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम से मैंने कुछ सवाल देखे, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम तो बीटेक वाले देते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं उनमें मैंने देखा है सतही क्वेश्चन है, परिभाषा पूछी गई है, फार्मूला पूछा गया, वो भी सिंबॉलिक फॉर्म में फार्मूला, मतलब एक्चुअल फार्मूला जो ड्राइव करके आता वो नहीं, कि पूछता है हाइड्रोलिक इफिशिएंसी किसका रेशियो है, बस इतना पूछता है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा गया है। तो हम लोग उस लेवल तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कितनी इफिशिएंसी पढ़ेंगे, देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफिशिएंसी। तो जब हम लोग इफिशिएंसी पढ़ेंगे, इफिशिएंसीज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कितनी इफिशिएंसी, देखो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी को ही कई बार एग्जामिनर मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी बोलता है। पंप में हम इसी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी को मैनोमेट्रिक इफिशिएंसी बोलेंगे। और एक इफिशिएंसी होती है मैकेनिकल इफिशिएंसी, हाइड्रोलिक के बाद मैकेनिकल इफिशिएंसी। एक इफिशिएंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक। एक इफिशिएंसी होती है आपकी ओवरऑल इफिशिएंसी, ओवरऑल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये 4 इफिशिएंसी पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, वॉल्यूमेट्रिक एंड ओवरऑल। ठीक है, समझते हैं इनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी का मतलब होता है हाउ इफिशिएंट द वर्क हैज बीन डन, जो भी काम आपको दिया गया आपने उसे कितने अच्छे तरीके से किया। जैसे मुझे बात करें, इफिशिएंसी दुनिया में किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे मेरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मेरी भी है, और आप पढ़ रहे हैं आपकी भी इफिशिएंसी है। मुझे यहाँ पर एक काम दिया गया है, यस, क्या काम दिया गया, पढ़ाने का। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 10 बातें समझाई, 10 बातें समझाई और उसमें से आपको 9 बातें समझ में आई लेकिन एक समझ में नहीं आई। 10 मैंने किया, मतलब मैंने कितना डिलीवर किया, 10 बातें समझाई मैंने, लेकिन आपको समझ में कितनी आई, 9। ठीक, आपको समझ में कितनी आई, 9। क्या कहो, गलत बोल रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ, फिर से बोलता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे दिमाग में है कि मैं 10 बातें समझाऊंगा, 10 पॉइंट समझाऊंगा। समझाना मुझे 10 है, लेकिन मैं समझा पाया या एक्सप्रेस कर पाया ठीक तरीके से केवल 9। मेरे पढ़ाने की इफिशिएंसी यहाँ होगी 90%, कि मैं 10 में से केवल 9 बातें समझा पाया, मतलब 9 बातें समझा पाया, 9 बातें एक्सप्रेस कर पाया, ड्राइव लिख पाया का देशा में, तो उसका मतलब कि मेरी समझाने की इफिशिएंसी 90% है। अब जो मैंने 10 में 9 चीज़ समझाई, एक समझा ही नहीं पाया, वो गड़बड़ हो गया। अब इस 9 को भी आप क्या पूरा समझ लेंगे, नहीं। कोई बच्चा इस 9 का 9 समझ लेगा। अगर कोई बच्चा इस 9 में से 9 चीज़ समझ ले रहा है पूरी, तो मतलब उसे समझने की इफिशिएंसी कितनी है, समझने की इफिशिएंसी 100%। कोई इस 9 में से 4 बात समझता है, कोई इस 9 में से 3 बात समझता है, कोई इस 9 में से 8 बात समझेगा। तो हमारे पढ़ाने की एक इफिशिएंसी है और आपके समझने की भी एक इफिशिएंसी। मान लीजिए आपने पूरी बात समझ भी ली, सकता है मेरे पढ़ाने की इफिशिएंसी 100% ना हो, कम हो, लेकिन आपके समझने की इफिशिएंसी 100% है। तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उतना तो आप समझ लो। हो सकता है मैं 10 बातें सिखाने आया हूँ, मैं 9 बात सिखा पाऊँ, लेकिन मैं 9 बात सिखाऊंगा तो आप 9 बात सीख लोगे, अगर आपकी 100% समझने की या सीखने की इफिशिएंसी है तो। उसके बाद जो आपने सीख लिया उसे रिटेन करना होता, दिमाग में मेंटेन करना रहता है, की भी एक इफिशिएंसी, दिमाग की इफिशिएंसी, मेंटेन की इफिशिएंसी। आप 9 बात सीखी,
लेकिन हफ्ते भर बाद मालूम पड़ा उस 9 में से केवल 4 बातें आपको याद रह गई, बाकी आप सब भूल गए। पता नहीं क्या पढ़ाया था, हम भूल गए, कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या समझाया था इन्होंने। ये चीज़ आई तो थी पर कैसे आई तो मुझे पता ही नहीं है। इसका मतलब समझने की एफिशिएंसी। तो एग्जाम में जब आप पेपर देने बैठते हो, कौन कौन सी एफिशिएंसी रोल प्ले करती है? सारी। वही है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब सारे को मिला के, मास्टर ने कितना समझाया उसकी समझाने की एफिशिएंसी, हमने कितना समझा उसकी एफिशिएंसी, हमारे माइंड ने कितना रिटेन किया उसकी एफिशिएंसी, हमने जो रिवीजन किया उसकी एफिशिएंसी, और एग्जाम में उस सारे पढ़ाई को नंबर में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी। कई बार हमें पता रहता चीज़ें, लेकिन सवाल आता तो हम घूम जाते, लगता है पता नहीं क्या पूछा, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हर सारे स्टेप की एफिशिएंसी मिला देते हैं, मिलाने का मतलब सभी का कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं चलो शुरुआत करता हूँ। मतलब एफिशिएंसी हर चीज़ की होती है, तो टरबाइन में भी एफिशिएंसी होगी, यस, हर पार्ट की एफिशिएंसी होती है। जरा हम देखते हैं। तो मान लो ये आपका ये पेन स्टॉक है, ये पानी आया नोजल से, ठीक है। हमारे टरबाइन का काम कहाँ से शुरू होगा? नोजल के पहले से कि नोजल के बाद से? नोजल के बाद से। पानी जब नोजल से निकला कुछ एफिशिएंसी लेके, और कुछ एनर्जी लेके निकला। जो एनर्जी नोजल से निकलने वाले पानी के पास होगी, उस एनर्जी को या उस पावर को मैं बोलूंगा वाटर पावर। क्या मैं बोलूंगा? वाटर पावर। वाटर पावर का मतलब है यहाँ पे जो फ्लूइड है उसके पास कितनी, ठीक है, कितनी वर्क है। आप जानते हो अगर ये पेल्टन टरबाइन है तो ये वाटर पावर कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी एट द एग्जिट ऑफ नोजल हाफ रो ए पी क्यूब। जब मैंने आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ाया तो मैंने बताया था कि नोजल के एंड पर जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगी और कुछ तो होगा नहीं, तो वही काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ही है उसकी टोटल एनर्जी पर सेकेंड, मतलब टोटल हेड, टोटल पावर। ये देखो, ये है वाटर पावर। अब बताओ, मान लो ये पावर जो है, मान लो ये पावर जो है, ये मान लो 200 वाट है। 200 वाट है, कितनी है? 200 वाट। ठीक। अब मैंने इस पानी को, जिसके पास कितनी हाइड्रोलिक पावर है? 200 वाट, मैंने कहा टरबाइन पर टकराने दो। आपने कहा ठीक। अब एक बात बताओ, जब ये टरबाइन पर टकराएगा पानी, पानी के पास पावर तो है, पर क्या ये पानी टरबाइन जब टकराएगा ब्लेड पर, ब्लेड पे जब बल लगाएगा तो क्या ब्लेड पे वर्क होगा? यस। अगर ब्लेड मूवेबल है तो ब्लेड पे वर्क होगा। लेकिन आप पढ़ चुके हैं इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, आप बताइए क्या इस पानी के पास जितनी पावर होती है क्या ये पूरा दे देता है ब्लेड को? कहोगे सर ये तो डिपेंड करेगा ब्लेड पर। अगर ब्लेड फ्लैट है, अगर ब्लेड फ्लैट है तो आप ही ने पढ़ाया है सर कि फ्लैट ब्लेड हो ढेर सारे, तो ब्लेड पर जब पानी टकराता है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 50%। और अगर यही ब्लेड फ्लैट ना हो, कर्व हो, तो जो टकराएगा तो एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब एफिशिएंसी 50% या ज़्यादा हो सकती है, मतलब कुछ वैल्यू होगी। 100% केवल एक केस में आपको दिखाया था जब ब्लेड कैसे होंगे? हेमीस्फेरिकल। पेल्टन टरबाइन वाला केस हेमीस्फेरिकल, लेकिन वो भी, उसमें भी समस्या हो गई थी। बाद में उसको क्या किया गया था? हेमीस्फेरिकल से सेमी एलिप्सोइडल बनाया गया था और एफिशिएंसी घट गई थी। कुल मिला के आपने देखा था कि जितना भी पावर है पानी के पास, जो भी वाटर पावर है, वो पूरा पूरा रनर को नहीं मिलेगा, ब्लेड्स को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ब्लेड्स को नहीं मिलेगा इसका मतलब यहाँ पे अगर 200 है तो ब्लेड्स को या रनर को, ये रनर है, यही रनर है, रनर को 200 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कितना मिला, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए को मिला, या अब ये भी रोटेट करेगा मतलब रनर को पावर मिल गई है तभी तो रोटेट कर रहा है। मान लो इस शाफ्ट के पास या रनर के पास, ये शाफ्ट रनर का पार्ट है, मान लो कितना मिला, मान लो ये मिल गया 175 वाट, 175 वाट। तो इस पावर को हम बोल लेंगे रनर पावर। क्या बोल लेंगे? रनर पावर। क्या बोल लेंगे? रनर पावर। रनर पावर का मतलब पानी रनर पे टकराया, मतलब ब्लेड्स पे टकराया, और उसने ब्लेड्स पर कितना पावर ट्रांसमिट कर दिया, कितना वर्क दे दिया? 175 वाट। अब देखो इस ब्लेड का काम क्या था?
इस रनर का काम क्या था? रनर का काम, देखो मैं काम की बात कर रहा हूँ, रनर का भी कुछ वहाँ वर्क है ना, कुछ काम। जैसे मुझे, मेरा काम यहाँ क्या है? पढ़ाना। मैं 10 बातें सिखाना चाहता हूँ पर 9 सिखा पा रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी 90% है। वैसे यहाँ ब्लेड का या रनर का कोई काम है। रनर का काम क्या है? आने वाले पानी की ऊर्जा को निकालना, सेट करना, एब्जॉर्ब करना। हम रनर का ब्लेड वगैरह बनाते इस प्रकार से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खींच सके, पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को वर्क में कन्वर्ट कर सके। बताओ, 100 थी, 200 वॉट थी पावर पानी के पास, कितना ले पाया? 175। पूरा ले पाया? नहीं। तो रनर की जो इफिशिएंसी है, रनर की इफिशिएंसी, यहाँ रनर की ही इफिशिएंसी कहलाएगी रनर हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का मतलब होता है रनर की इफिशिएंसी। और ये क्या बताता है? इफेक्टिवनेस ऑफ रनर। क्या बताता है? इफेक्टिवनेस ऑफ रनर। कितना इफेक्टिव है हमारा रनर, इफेक्टिवनेस ऑफ रनर है। रनर कितना इफेक्टिव है, कौन बताता है? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी बताता है इफेक्टिवनेस ऑफ रनर। और आप बताओ यहाँ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या होगी? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी अगर मैं यहाँ निकालूं, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या आएगी? आउटपुट बटे इनपुट। ये है इनपुट एनर्जी, ये है आउटपुट। 175 बटे 200 क्या होगी? 175 बटे 200। लेकिन अगर हम 175 बटे 200 ना लिखें, क्या लिख सकते हैं? 175 वास्तव में है क्या? रनर पावर। मैं इसको लिखूंगा रनर पावर बटे, ये क्या है? वाटर पावर। वाटर पावर। ये है हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का फार्मूला। ये पूछा भी एग्जाम में कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी इज व्हाट? रनर पावर बटे वाटर पावर। यही पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा आप। ओके सर। अब एक बात बताओ, इस रनर के पास पानी के पास 200 था, पानी ने 200 में से 175 किसको थमा दिया? रनर को। कहा भाई मेरे पास 200 है, मैं पूरा देने की कोशिश करूंगा जितना तुम ले सको। रनर कितना लिया? 175 लिया। मतलब इस प्रक्रिया के दौरान 25 वाट का लॉस हुआ। 200 था, 175 पहुंचा, 25 वाट का लॉस हुआ। ठीक, हो जाने दो। अब जैसे ही रनर घूमेगा, आपको लग रहा होगा इस शाफ्ट के पास कितनी पावर हो गई? 75। रुको, इस शाफ्ट हवा में होगा क्या? नहीं, ये शाफ्ट हवा में नहीं होगा। ये शाफ्ट जो होगा भाई साहब, ये लगा होगा एक बियरिंग पे। ये शाफ्ट कहाँ लगा होगा? एक बियरिंग पे। मान लो ये बियरिंग, एक बियरिंग मतलब 2, 4, 10 बार बियरिंग भी हो सकता है, पर बियरिंग होगी। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा, जैसे ही रोटेट करेगा बियरिंग में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन के कारण इतनी एनर्जी रनर को मिली है, तब कुछ हिस्सा तुरंत ही लॉस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बियरिंग में लॉस होंगे। बियरिंग के लॉस किस कैटेगरी में आएगा? हाइड्रोलिक लॉस कि मैकेनिकल लॉस? मैकेनिकल। सर हाइड्रोलिक लॉस का मतलब क्या है? देखो यहाँ 200 था, 75 पहुंचा, 25 का लॉस हुआ। लेकिन यहाँ 25 का जो लॉस होगा वो हाइड्रोलिक लॉस है, और यहाँ जो लॉस होगा बियरिंग में वो कहलाएगा मैकेनिकल। मान लो कि बियरिंग, ये है बियरिंग, ये बी मतलब बियरिंग, बी मतलब बियरिंग। हमने माना बियरिंग में मान लॉस हो जा रहा है 25 वाट लॉस हो जा रहा है बियरिंग। पानी के पास 200 था, रनर के पास 175 पहुंचा, 25 वाट का लॉस हुआ, हाइड्रोलिक लॉस हुआ। और रनर के पास अब 175 है। अब जैसे शाफ्ट घूमेगा बियरिंग में 25 वाट का लॉस हो गया। रियलिटी में शाफ्ट के पास कितना पहुंचा? रनर के पास तो 175 था, लेकिन रनर के पास 175 मिलते ही जैसे ही वो घूमना शुरू हुआ, बियरिंग में लॉस होने के कारण शाफ्ट, यहाँ शाफ्ट का मतलब जो मैकेनिकल वर्क मिला, मैकेनिकल एनर्जी जो मिली या मैकेनिकल पावर जो मिला, वो क्या होगी? 175 ही पहुंचेगी, कम पहुंचेगी? कम, क्योंकि यहाँ 175 में बियरिंग का लॉस घट जाएगा। हाँ, मैकेनिकल पावर कितना हो गई? 150 वाट। तो अब आप मुझसे कहेंगे इस मैकेनिकल पावर को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे शाफ्ट पावर। जब भी मैं बोलता हूं शाफ्ट पावर का मतलब होता है मैकेनिकल वर्क, सॉरी मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल वर्क है। शाफ्ट पावर है। अब अगर आप मुझसे बोलें कि सर यहाँ पे जो शाफ्ट का जो या कहो जो उसकी इफिशिएंसी वो कितनी होगी? देखो हमारे पास शाफ्ट के पास मिली थी 175, रनर को 175 मिला था, लेकिन
फाइनल बियरिंग के बाद जो अरेंजमेंट है उसको कितना मिला, तो मिला 150। यहाँ पे इसको अगर हम इसको इनपुट मान के इसको आउटपुट माने और आउटपुट बटे इनपुट करें तो मिलेगी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। और अगर मैं इसको इनपुट मान के इसको आउटपुट मानूं, मतलब 175 था, कितना मिला 150, तो जो इफिशिएंसी मिलेगी वो कहलाएगी मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी किसकी इफेक्टिवनेस बताता है? मैकेनिकल इफिशिएंसी मैकेनिकल कंपोनेंट्स की इफेक्टिवनेस बताता है। ठीक है, तो मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होगी? मैकेनिकल इफिशिएंसी होगी बेटा 150 आउटपुट, इनपुट कितना है 175, तो 150 बटे 175। अब मैं 150 बटे 175 लिखूं या शाफ्ट पावर बटे क्या लिखूं, रनर पावर। शाफ्ट पावर बटे रनर पावर। ठीक है, ओके, समझ में बात। अच्छा, अब एक चीज है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, इसकी बात मैं भी करता हूं। हाँ, मैं बात करता हूं पर समझाता हूं। अब अगर एक बात बताओ, आप इतनी बात करो तो देखो ये इनपुट था, इसके लिए ये आउटपुट बना, और जब इसको इनपुट मानोगे तो इसके लिए ये आउटपुट बनेगा। आप कहो कि मैं बीच की बातें नहीं करना चाहता, आप ये मान देखो कि शुरुआती जो इनपुट था उससे फाइनल कितना आउटपुट मिला। बीच के सारे स्टेप को आप क्या करो, इग्नोर कर दो। ये नहीं कह रहा लॉस जीरो मान लो, इग्नोर करो, मतलब डायरेक्ट कहो कि बीच के लॉस जो हो रहे हैं उसको छोड़ो, डायरेक्ट बताओ शुरुआती और आखिरी की बात करो। मैं कहूँगा शुरुआती इनपुट ये है, आखिरी आउटपुट ये है, और अगर मैं यहाँ पे इनपुट के रूप में, अगर मैं इनपुट के रूप में किसको ले लूँ, इसको वाटर पावर को ले लूँ, वाटर पावर, और इनपुट आउटपुट के रूप में किसको लूँ, शाफ्ट पावर। ये जो इफिशिएंसी होगी रास्ते के सारे शामिल करते हुए ये कहलाती है ओवरऑल इफिशिएंसी, ये कहलाती है ओवरऑल इफिशिएंसी। अब आप ओवरऑल इफिशिएंसी, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी और मैकेनिकल इफिशिएंसी में एक संबंध देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देखो, अगर मैं एक काम करूं, शाफ्ट पावर है, शाफ्ट पावर में शाफ्ट पावर को शाफ्ट पावर लिखूं और वाटर पावर को यहां लिख दूं, ठीक लिख दूं, और अब देखो यहां रनर पावर लिख दूं, यहां भी रनर पावर लिख दूं, ये रनर पावर कट जाएगा, वही चीज फिर घूम फिर के आएगी। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये क्या है, शाफ्ट पावर बटे रनर पावर, मैकेनिकल इफिशिएंसी। ये क्या है, रनर पावर बटे वाटर पावर, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। इसका मतलब ओवरऑल इफिशिएंसी, ओवरऑल इफिशिएंसी इसका गुणनफल हो गया मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक। देख पा रहे हैं आप, ओवरऑल इफिशिएंसी का गुणनफल हो गया मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक, है मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक, है। तो इसका मतलब मैकेनिकल इफिशिएंसी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी दे दे और कभी ओवरऑल पूछे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाइड्रोलिक ओवरऑल इफिशिएंसी आपको मालूम पड़ जाएगी। इससे भी एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया है असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, मैकेनिकल इफिशिएंसी दिया था, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी दिया था और ओवरऑल पूछा था। ठीक है, आप कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, आगे बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या है, फार्मूला क्या होगा, ओवरऑल इफिशिएंसी क्या है, उसका फार्मूला क्या है। अब बचा है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी की बात, ये भी करते हैं, हम बात भी कर लेते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है इसको मैं ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझाता हूँ। देखो, ये देखो इम्पल्स टरबाइन, बात पहले इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में पानी कहाँ से चलता है, रिजर्वायर से, रिजर्वायर मतलब हेड रेस, फिर कहाँ प्रवेश करेगा, पेनस्टॉक में। क्या रास्ते में जब पेनस्टॉक जब प्रवेश करेगा पेनस्टॉक में, तो क्या पेनस्टॉक में लॉस नहीं होगा, होगा। तो ये लॉस रास्ते में होगा। यहाँ कुछ एनर्जी थी, अब पेनस्टॉक के एंड पर कुछ एनर्जी, रास्ते में कुछ लॉस, हेड लॉस, हेड लॉस मतलब एनर्जी लॉस। अब पेनस्टॉक के एंड पे लगा होगा नोजल, तो क्या पानी पेनस्टॉक के एंड से जब नोजल में जाएगा तो क्या नोजल में लॉस नहीं होगा, नोजल में लॉस होगा। ये हो गया, ये नोजल के, यही यहाँ पे नोजल के एंड पे, नोजल के एंड पे जो पावर होती है उसे बोलते हैं वाटर पावर। नोजल के एंड पे जो पावर होती है उसे बोलते हैं वाटर पावर। अब पानी नोजल के एंड से जब निकला और टरबाइन की व्हील पे टकराया, टरबाइन की व्हील पे जब टकराएगा तो इसे बोल लेंगे हम लोग क्या, रनर पावर। ये है वाटर पावर, ये है नोजल के एंड पर जो पावर है वो वाटर पावर है, टरबाइन के एंड पर जो है वो क्या है, रनर पावर। ओके, और शाफ्ट पे जो मिलेगा वो कहलाएगा आपका शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर। ठीक है, अब बताओ नोजल के एंड से जब पानी निकलेगा, जो पहले टकराएगा टरबाइन की व्हील,
क्या बराबर, अगर इसके पास जितनी पावर है क्या पूरा पहुंचेगी रनर पे? नहीं, कुछ लॉस होगा। उस लॉस को मैंने क्या नाम दिया था? हाइड्रोलिक लॉस। अब ये हाइड्रोलिक लॉस में क्या क्या हो सकता है? बकेट का फ्रिक्शन, एडी फॉर्मेशन, वाटर, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। सर मुझे याद रखना है ये सब चीज़ें? नहीं, कुछ नहीं याद रखना है आप, ठीक है, परेशान मत होइए, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। कुछ लीकेज लॉस भी होता है, लेकिन ये लीकेज लॉस जो होता है आपका, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का पार्ट है। मैं भी आपको समझाता हूँ। कुल मिला के जितना एनर्जी होगी, जितना पावर होगी नोजल के एंड पर, या वाटर पावर जितना होगा, पूरा कन्वर्ट नहीं होगा रनर पावर में, कुछ लॉस हो जाएगा। और जितना रनर पावर होगा पूरा कन्वर्ट नहीं होगा शाफ्ट पावर में, रास्ते में कुछ लॉस। और रास्ते के लॉस को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल लॉस, मतलब बियरिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो शाफ्ट के पास जो पावर है, वो शाफ्ट आपको देखो यही दिखा देता हूँ, ये शाफ्ट है। शाफ्ट को आगे आप जोड़ सकते हैं किसमें? जनरेटर में। जनरेटर में जोड़ दोगे तो क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। अब आपको क्या लगता है मैकेनिकल पावर 150 है, क्या इलेक्ट्रिकल पावर 150 होगी? नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर 100 वाट होगी। क्यों? क्यों भाई साहब? क्योंकि भाई जनरेटर में भी लॉसेस होते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी। अब शाफ्ट के पास जो पावर थी, अगर आप उसको जनरेटर में जोड़ दोगे तो अगर शाफ्ट के पास पावर जितनी थी पूरी जनरेटर पावर नहीं बनेगी, रास्ते में जनरेटर लॉस भी होगा, जनरेटर लॉस भी होगा। और अगर आपने ओवरऑल इफिशिएंसी निकाली टरबाइन की, कैसे निकालोगे? आपको मालूम है, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक को मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर इसमें जनरेटर इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इफिशिएंसी बनती है उसे प्लांट इफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट, से बोलते हैं प्लांट इफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? प्लांट इफिशिएंसी। कहीं पूछा नहीं गया, बस सुन लीजिए। ज़्यादातर केस में क्या पूछा है? ओवरऑल इफिशिएंसी। जनरेटर इफिशिएंसी वगैरह भी नहीं दी। अगर मान लो, अभी मान लो ऐसा होता है, कहीं मान लो क्या करता है एग्जामिनर, कहेगा हाइड्रोलिक इफिशिएंसी इतनी है, मैकेनिकल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इतनी है, और जनरेटर इफिशिएंसी इतनी, सारी इफिशिएंसी दे दी आपको, और कहता ओवरऑल निकालो। जब सारी इफिशिएंसी देके ओवरऑल निकालने को बोले तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वहां उसके ओवरऑल का मतलब होता है सबको मिला के, का मतलब ओवरऑल इफिशिएंसी सबको मिला के मल्टीप्लाई। अगर जितनी इफिशिएंसी दिया सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा और वो है ओवरऑल। अगर केवल हाइड्रोलिक और मैकेनिकल दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, और तीन दिया है हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, वॉल्यूमेट्रिक, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दिया तो चारों मल्टीप्लाई। लेकिन सही मायने में जब आप हाइड्रोलिक, मैकेनिकल और वॉल्यूमेट्रिक के अलावा जनरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका नाम प्लांट इफिशिएंसी होता है। लेकिन नॉर्मली लोग उसको भी ओवरऑल इफिशिएंसी ही बोलते हैं, आगे आप बोलते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने इस डायग्राम से समझाने की इतनी बातें कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में पानी कहाँ से प्रवेश करता है? रिजर्वायर से। कहाँ पहुँचता है? अब देखो यहाँ नोजल नहीं है, यहाँ पे जो स्पायरल केसिंग है उसमें प्रवेश करता है। लेकिन क्या पानी जब रिजर्वायर से पेनस्टॉक में प्रवेश करता है और पेनस्टॉक से स्पायरल केसिंग प्रवेश करता है तो रिजर्वायर और स्पायरल केसिंग के बीच रास्ते में क्या होता है? पेनस्टॉक। पेनस्टॉक में क्या होगा? लॉस होगा। फिर पानी जब स्पायरल केसिंग पहुंच गया, स्पायरल केसिंग से फिर पहुंचेगा किसमें? गाइड वेन में, सॉरी स्टे वेन में, स्टे वेन से गाइड वेन में, और गाइड वेन के बाद पहुंचेगा रनर में। क्या जब ये रनर में पहुंचेगा पानी, स्पायरल केसिंग रनर में, तो क्या आपको लगता है जितनी पावर, यही पावर है वाटर पावर, यही पावर है वाटर पावर, यहाँ क्या पूरी पावर रनर पावर बन पाएगी? नहीं, नहीं बन पाती। तो इसका कुछ हिस्सा ही कन्वर्ट हो पाएगा, सॉरी इसका कुछ हिस्सा ही कन्वर्ट हो पाएगा इसमें, और कुछ हिस्सा लॉस हो जाएगा। जो हिस्सा लॉस होगा वो कहला किस में आएगा? हाइड्रोलिक लॉस में, ठीक है। और अगर मैं इसको आउटपुट मानूं और इसको इनपुट मानूं तो आउटपुट बटे इनपुट कौन सी इफिशिएंसी आएगी? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। और फिर उसके बाद आप जान ही रहे हो, जितना रनर पावर है पूरा शाफ्ट पावर नहीं बनेगा, कुछ लॉस होगा। लॉस कौन से होंगे? मैकेनिकल लॉस होंगे। जितना शाफ्ट पावर है पूरा जनरेटर पावर नहीं बनेगा, पूरा जनरेटर पावर नहीं बनेगा, कुछ रास्ते में लॉस होंगे। और बिल्कुल सेम चीज़ वही, यहाँ पे भी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का फार्मूला यही होगा, क्या? रनर पावर बटे वाटर पावर। मैकेनिकल का फार्मूला ये होगा, और ओवरऑल का फार्मूला ये। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी की बात करने के लिए थोड़ा सा हम रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा समझाने के। देखो जो रिएक्शन टरबाइन होती है, सॉरी जैसे मान लो हम फ्रांसिस टरबाइन की बात कर लें, इसकी बात करें, चलो फ्रांसिस की बात कर लेते हैं।
मान लो ये फ्रांसिस टरबाइन का रनर है, सर ये रनर है फ्रांस टरबाइन का, यस। सर इससे पहले तो आपने फ्रांस टरबाइन का रनर ऐसे बनाया था, कभी आप ऐसा बनाते हो, कभी आप ऐसा बनाते हो। तो रनर का शेप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्पेसिफिक। रनर का शेप स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो आप ऐसा बनाना चाहो, ऐसा बनाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वही बनाता हूँ मैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, मिटा दिया, लो अब देखो। ये रनर है और ये है शाफ्ट। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, बता देता हूँ। रनर है, अब इस रनर के बगल में लगा होगा विकेट गेट या गाइड वेन, तो मैं वही बना दे रहा हूँ यहाँ पे भी। और ये विकेट गेट ऐसा नहीं कि हवा में होगा, ये केसिंग चुका होगा। और केसिंग यहाँ पे ये है पैरल केसिंग, मैंने स्टेवेन नहीं बनाया, बड़ा हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ड्राफ्ट ट्यूब, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब, यह टेल। ओके, अब देखो पानी जो आएगा, मैं उस पानी को व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, मैंने रनर को स्लिप ब्लेड वगैरह नहीं दिखाया है, ठीक है। वो रनर का शेप है, कभी फिगर वगैरह मैं दिखा दूंगा ताकि रनर आपको और अच्छे समझ। पानी जो है देखो, मान लो पानी जो केसिंग में आया, पानी जो केसिंग में आया, मान लीजिए कितना पानी आया, क्यू पानी आया, चार्ज कितना आया, क्यू। यहाँ केवल नहीं, पूरे पूरे केसिंग में कितना आया, पूरे केसिंग में कितना आया, पूरा मिला के, ऐसा नहीं क्यू क्यू डबल क्यू नहीं है, पूरे केसिंग में क्यू है, मैं समझा आपको। अब ये पानी जब यहाँ से ऐसे करके रनर के, और जो पानी रनर के अंदर से आएगा, जो पानी रनर के अंदर से आएगा वो रनर पे बल लगाते हुए, रनर पे बल लगाते हुए आएगा, मतलब यूटिलाइज होगा, ठीक है, ओके। लेकिन इस दौरान कुछ पानी ऐसा भी होगा जो रनर के अंदर से नहीं आएगा। अब कुछ पानी मान लो ऐसा है, वो ऐसे आया साइड, एक अंदर जो रास्ता यहाँ छूटा हुआ उसमें निकल आया, जो रास्ता यहाँ छूटा है इससे निकल आया, इसे लीकेज बोलते हैं। ये जो पानी है दोनों मिला के, दोनों साइड का या हर तरफ से मिलाकर, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा क्यू। एक बात बताओ, इसका मतलब अगर टोटल डिस्चार्ज क्यू था तो क्या इस पूरे डिस्चार्ज ने एनर्जी ट्रांसफर में योगदान दिया है? नहीं। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये पूरा डिस्चार्ज, ये पूरा पानी तो रनर से गया ही नहीं है, एक हिस्सा तो लीक कर गया। लीक कर गया मतलब ये नहीं कि फट के बाहर निकला है, लीक करने का मतलब है रनर के और केसिंग के बीच जगह वहां से निकल गया है, जो रास्ता छूटा है उससे निकल आया। तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं किया, बिना अपनी एनर्जी को रनर को ट्रांसफर किए चला आया, इसके बोलते हैं लीकेज। इसे क्या नाम देते हैं? लीकेज। यहाँ लीकेज का मतलब वो पानी या वो डिस्चार्ज जो रनर से प्रवेश नहीं। तो रियल मायने में कितना पानी एनर्जी ट्रांसफर में पार्टिसिपेट किया, आप कहोगे क्यू आया था, और कितना पार्टिसिपेट करेगा, क्यू माइनस क्यू। यही है इफिशिएंसी। कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी यहाँ पे होगी रियल मायने में कितना पानी चला था और कितना वास्तव में एनर्जी ट्रांसफर में दान दिया, ये है वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। जो टोटल डिस्चार्ज है उसमें से लीकेज घटा दो, ये बात समझ में आपको?
ये है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, कहीं पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात है तो इसका मतलब यही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखिए, फार्मूला देखिए। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैंने पढ़ाई है आपको, सॉरी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा? रनर पावर बटे वाटर पावर। अभी मैं आपको समझा चुका हूं, वही लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, इज द रेशियो ऑफ रनर पावर। रनर पावर बोलेगा या इसके लिए शब्द प्रयोग करेगा, पावर डेवलप बाय द रनर। अगर रनर पावर बोले या पावर डेवलप बाय रनर बोले, एक ही मतलब है। और वाटर पावर को क्या बोलेगा? वाटर पावर या नेट पावर सप्लाइड बाय द वाटर। वाटर के द्वारा जो नेट पावर सप्लाइड होगी, मतलब वाटर पावर। तो अगर आपसे बोले रेशियो ऑफ पावर डेवलप बाय रनर टू द नेट पावर सप्लाइड बाय वाटर, तो आप समझ जाइएगा इसी की बात हो रही है, वो है हाइड्रोलिक। और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब समझा दिया आपको मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? शाफ्ट पावर बटे रनर पावर। इस शाफ्ट पावर को किसी और तरीके से बोल सकता है, रनर पावर को किसी और तरीके से बोल सकता है। कैसे बोलेगा? देखो, इज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट टरबाइन शाफ्ट। अगर टरबाइन के शाफ्ट पर पावर अवेलेबल बोले तो मतलब वो शाफ्ट पावर की बात कर रहा है। और रनर पावर को क्या बोलेगा? पावर डेवलप बाई, ये शब्द प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप याद रखिए शाफ्ट पावर बटे रनर पावर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? शाफ्ट पावर बटे वाटर पावर। और कैसे आप मालूम ही है, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। और इसका फार्मूला, इसका डेफिनेशन क्या होगी? रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट टरबाइन शाफ्ट, मतलब शाफ्ट पावर, एंड नेट पावर अवेलेबल एट द वाटर। ठीक है, अवेलेबल ऑफ द वाटर, पावर जो वाटर की अवेलेबल है मतलब वाटर पावर। ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आप समझ इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो वही मैंने बताया था, कितना प्रवेश किया है और मतलब कितना रियल टीम चला है और कितना प्रवेश किया, क्यू एंड डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है? इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू को, डेल्टा क्यू को बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। अब देखो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग मैंने टकरा रही है। कौन स्ट्राइक करेगा? जो रनर के अंदर प्रवेश करेगा। एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर। ऊपर कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा डिस्चार्ज है? वॉल्यूम मतलब डिस्चार्ज ही तो है, वॉल्यूम फ्लो रेट को ही डिस्चार्ज बोलते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट को ही डिस्चार्ज बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड एट द एंट्रेंस ऑफ टरबाइन। कितना सप्लाई किया है? क्यू। कितना प्रवेश किया रनर में? कितना प्रवेश किया रनर में? ये है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, अब बात होगी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी की। अब ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करना है हमको। ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएशन विद लोड फॉर डिफरेंट टरबाइन। अब इस ओवरऑल एफिशिएंसी के वेरिएशन दौरान हम बात करेंगे फुल लोड की और पार्ट लोड की। फुल लोड एफिशिएंसी एंड पार्ट लोड एफिशिएंसी। अब ये फुल लोड एफिशिएंसी, पार्ट लोड एफिशिएंसी की बात हमें करनी है, उस पर हम ये डायग्राम दिखाना होगा। अभी आगे दिखाता हूं आपको ये। तो फुल लोड एफिशिएंसी और पार्ट लोड एफिशिएंसी की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।